वेलकम डियर स्टोरी सीकर्स। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की बहुत शानदार एक्शन थ्रिलर मूवी द ओल्ड गार्ड के बारे में। ये मूवी इमॉर्टल्स पर बेस्ड है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। मूवी की शुरुआत में हम चार लोगों को जख्मी हालत में देखते हैं, जहाँ पर हमारी मेन हीरोइन एंडी कहती है कि कब हमारा आखिरी दिन आएगा। कहानी पास्ट में मोरक्को से शुरू होती है, जहाँ पर एंडी अपने दोस्त बुकर से मिलती है, जहाँ बुकर उसे बताता है कि वो एक मिशन लाया है, लेकिन एंडी उसे मना कर देती है। कहती है कि ये हमारे रूल के खिलाफ है, हम एक ही आदमी के लिए दूसरा काम नहीं करते हैं। लेकिन बुकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और बताता है कि हमारी पूरी टीम यहाँ आ चुकी है। अब हमें उनकी पूरी टीम दिखाई जाती है, जो कि एक घर में मिलते हैं, और हमें बताया जाता है कि ये सारे इमॉर्टल्स हैं जो कि कई 100 साल से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अब अगले दिन बुकर और एंडी सीआईए एजेंट जेम्स से मिलने जाते हैं, जहां जेम्स उन्हें अपने मिशन के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसके थ्रू ये लोग लोगों की मदद भी कर सकते हैं। ये उन्हें बताता है कि सूडान के एक अनजान स्कूल के अंदर कुछ अफ्रीकन बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ होता है। उसकी टीम से हेल्प मांगता है कि वो उनको बचा करके वापस लेके आए। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि रोई और निकी इन तीनों पर नजर रखे हुए हैं। बच्चों के खातिर एंडी ये काम करने को राजी हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन ये चारों एक हेलीकॉप्टर के द्वारा साउथ सूडान जाते हैं। अब रात होते ही ये चारों उस आर्मी कैंप पर हमला कर देते हैं, लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही वो उनके सीक्रेट बेस के अंदर घुसते हैं और नीचे की तरफ जब बढ़ना चालू करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि वेपन से लैस टीम उनका इंतजार कर रही है, और उनके नीचे आते ही वो लोग इन पर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देते हैं। ये चारों जमीन पर गिर जाते हैं। उन गार्ड्स को लगता है कि ये लोग मर चुके हैं, क्योंकि वो लोग इनकी इमॉर्टलिटी से वाकिफ नहीं होते। लेकिन जैसे ही वो लोग पीछे घूमते हैं, ये चार वापस से उठते हैं और अपने वेपन से उन सबको खत्म कर देते हैं। उन्हें पता लगता है कि ये उन्हें फंसाने के लिए एक ट्रैप था, और अब उनकी आइडेंटिटी भी रिवील हो चुकी होती है। यहाँ दूसरी तरफ सीआईए एजेंट उनकी इस क्लिप को सेव कर लेता है, क्योंकि वो एक लंबे वक्त से इन सब पर स्टडी कर रहा होता है और वो इन सब की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है एंडी और उसकी टीम पर, जहां वो लोग नेक्स्ट स्टेप को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए एंडी उन्हें कहती है कि ये सब जिसने भी किया है, हमें उसे ढूंढ करके उसे खत्म करना होगा। दूसरी तरफ हमें अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अफगानिस्तान आर्मी की एक टुकड़ी दिखाई जाती है, और यहाँ से एक और कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम नाइल होता है, कि उस टुकड़ी के साथ में एक मिशन पर होती है। अब नाइल यहाँ पर एक टेररिस्ट को पकड़ने आई होती है। नाइल यहाँ पर टेररिस्ट को ढूंढने के बाद उस पर शूट करती है और फिर उसे बचाने जाती है, लेकिन मरते मरते भी वो टेररिस्ट नाइल की गर्दन पर एक घाव दे जाता है, जिससे नाइल का बहुत सारा खून बहता है और वो बेहोश हो जाती है। उसकी टीममेट्स को लगता है कि वो मर चुकी है। दूसरी ओर एंडी और उसकी पूरी टीम को नाइल का ख्वाब आता है कि वो कैसे उस मिशन पर मर चुकी है, लेकिन एंडी और उसकी टीम का ख्वाब नाइल को भी आता है और वो चौंक कर उड़ जाती है। उठते ही जब वो अपना घाव देखती है, तब उसे पता चलता है कि उसके गर्दन पर अब कोई भी घाव का निशान नहीं है। ये देखकर उसके टीममेट्स भी हैरान हो जाते हैं कि वो मरने के बाद भी वापस से जिंदा कैसे हो गई, लेकिन इसका जवाब नाइल के पास भी नहीं था। सपने की वजह से एंडी भी समझ जाती है कि नाइल भी इमॉर्टल है और उसकी वजह से वो लोग खतरे में आ सकते हैं। इसलिए अब एंडी फैसला करती है कि वो नाइल को लेने जाएगी। इसी तरह बुकर, निक और जो फ्रांस जाएंगे जेम्स को ढूंढने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम एक कॉन्फ्रेंस का दृश्य देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी का सीईओ स्टीवन मैरिक कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा होता है, और इसी के साथ में वो अपनी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा होता है। उसकी रिसर्च इंसानों की लंबी उम्र को लेके होती है कि इंसान अपनी उम्र से और लंबा कैसे जी सकते हैं। जेम्स भी वहां पर हमें दिखाया जाता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जेम्स स्टीफन मैरिक को वो क्लिप दिखाता है। इसके अंदर एंडी, जो, निक, बुकर इतनी सारी गोलियां खाने के बाद भी अपने आप हील होना शुरू हो जाते हैं। देख के मैरिक के जीन्स का सैंपल चाहता था, ताकि वो सबको इमॉर्टल करके बहुत सारे पैसे कमा सके। तो जेम्स को कहता है कि उसकी बॉडीगार्ड की मदद से ये इन चारों को पकड़ के वहां पर उसके पास में लेकर आए। और यहाँ दूसरी तरफ नाइल को जर्मनी के असाइनमेंट पर जाने के ऑर्डर्स मिलते हैं। जब वो प्लेन पकड़ने के लिए जाती है, तब ही वहां पर एंडी आ जाती है और वो उसके साथियों को मार कर नाइल को वहां से किडनैप
करके ले जाती है। कुछ देर बाद जब नाइल को होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो एंडी के साथ में कार में है। उसे लगता है कि वो किडनैप हो चुकी है और वो कार का बैक डोर खोल के वहां से जंप कर देती है। अब एंडी कार को रोकती है, वापस से कार में बैठने को कहती है, लेकिन नाइल उससे उधर लड़ना चालू कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद एंडी नाइल को एक सिर पर गोली मार देती है। नाइल गिर जाती है और कुछ सेकंड बाद अपने आप हील होना चालू कर देती है। ये देख के नाइल को भी भरोसा नहीं होता। तब एंडी उसे कहती है कि अगर उसे उसके सवालों का जवाब चाहिए तो उसे उसके साथ में कार में बैठ के कहीं जाना होगा। अब नाइल थोड़ा सा सोचती है और फिर उसके साथ में वो कार के अंदर जाके बैठ जाती है। रास्ते में नाइल एंडी से पूछती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर एंडी उसे बताती है कि अब वो लोग यहाँ से पेरिस जाएंगे। अभी वो लोग एक अबेंडेंट फ्लाईओवर पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक ड्रग डीलर अपने प्लेन के साथ तैयार होता है। ये सब देख के नाइल को लगता है कि एंडी भी ड्रग के बिजनेस में शामिल है, लेकिन एंडी उसे कहती है कि वो इन सब में कोई शामिल नहीं है, लेकिन कभी कभार मजबूरी में इन लोगों की मदद लेनी पड़ती है। पायलट प्लेन को स्टार्ट करता है और वो लोग पेरिस की तरफ बढ़ते हैं। 20 सफर के अंदर एंडी प्लेन के अंदर सो जाती है। इस बात का फायदा उठाते हुए नाइल उसे प्लेन में बांध देती है। कुछ देर बाद एंडी उठती है और वो देखती है कि नाइल ने उसे बांध दिया है और उसने पायलट को भी गन पॉइंट पे रखा है। लेकिन एंडी पायलट को रशियन में कुछ कहती है और उसे फिर गोली मार देती है। प्लेन हवा में लहराने लगता है। ये देखकर नाइल करने लग जाती है। तब एंडी उसे कहती है कि उसे प्लेन चलाना आता है और नाइल जल्दी से जाकर उसे रिहा करती है। रिहा होते ही एंडी उसे कहती है कि तुम्हें रशियन नहीं आती, क्योंकि उसने पायलट को सिर्फ एक्टिंग करने के लिए कहा होता है। अब पायलट वापस से उठता है और प्लेन को संभालता है। अब ये देख के नाइल को एंडी पर बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों के अंदर फाइट चालू हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद एंडी नाइल का हाथ पांव तोड़ देती है और ये देखने के बाद में नाइल को दर्द महसूस होता है। लेकिन कुछ देर बाद नाइल अपने आप ही हील हो जाती है। ये देख के नाइल को भरोसा नहीं होता और फिर वो चुपचाप एंडी के साथ में आ जाती है। लैंड होके वो दोनों एक सीक्रेट हाइड आउट में आते हैं और बाकी की टीममेट से मिलते हैं। यहाँ निक और जो उन्हें बताते हैं कि वो लोग कितने सालों से जिंदा है और उन्हें कितनी सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी है और इन लड़ाइयों में उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा है। एंडी हमें बताती है कि जिस दिन उन लोगों की हीलिंग्स होना बंद हो जाएगी उस दिन वो लोग मर जाएंगे, कि वो उनकी हीलिंग एबिलिटी की वजह से ही अभी तक इमॉर्टल है। अब इसके बाद वो लोग सोने जाते हैं, जहाँ पर नाइल एकदम से उठ जाती है और वो बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा। जो उससे पूछता है कि उसने सपने में क्या देखा, तब वो बताती है कि उसने सपने में एक लोहे के ताबूत में बंद एक लड़की को देखा, जहाँ पर उसे समुद्र के अंदर डुबो दिया जाता है। वो लड़की उस ताबूत के अंदर बार बार मरती है और जिंदा होती है और उस ताबूत से बाहर आने की आज भी वो कोशिश कर रही होती है। ये सब सुन के निक उसे बताता है कि उस लड़की का नाम क्वेना है और वो एंडी को सबसे पहले मिली थी, जहाँ पर कई सालों तक वो दोनों ही साथ में रह रहे थे और उन दोनों ने साथ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक दिन टाउन के लोगों को उन दोनों की इमॉर्टलिटी के बारे में पता लग जाता है और उन्हें लगता है कि ये भी विचेस हैं। तब वो लोग इन दोनों लड़कियों को फांसी दे देते हैं, लेकिन उनके फांसी देने के बाद भी जब वो लोग नहीं मरती तब वो लोग उन्हें जिंदा जलाने की भी कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी उन दोनों को कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन गाँव के लोग एना को एंडी से अलग करके एक लोहे के ताबूत में डालकर उसे बांध कर एक समुद्र के बीच में जाकर फेंक देते हैं। उन्हें लगता था कि ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब उन्हें अलग करने से एक की शक्ति खत्म हो जाएगी। और उसी रात एंडी वहां से भाग गई, इसलिए एंडी उधर से बच के निकल आई। बाकियों से मिलने के बाद एंडी ने क्वेना को ढूंढने की बहुत सारी कोशिश की। ये सब सुनने के बाद नील को घबराहट होने लग जाती है और वो बाहर जाती है। तब ही बाहर जाने के बाद वो और एंडी देखते हैं कि उन लोगों पर एक सोल्जर की टुकड़ी ने हमला कर दिया है। हमें बहुत सारे गन शॉट्स का आवाज आती है। जब एंडी और नाइल अंदर चेक करने जाते हैं तो वो दोनों बुकर को जख्मी हालत में वहां पाते हैं। निक और जो भी वहां से गायब होते हैं। देख के एंडी समझ जाती है कि ये जेम्स का ही काम है। एंडी एक तलवार लेती है और उसके आसपास मौजूद सभी गार्ड्स को मार डालती है। थोड़ी देर बाद जब बुकर हील करता है तब एंडी, बुकर और नाइल वहां से गाड़ी लेके भाग जाते हैं। वहां से निकलकर वो लोग एक बहुत पुरानी गुफा में जाकर छुप जाते हैं। वहां जाके वो लोग फिगर आउट करते हैं कि उन्हें जेम्स, निक और जो को कैसे ढूंढना है। यही एंडी को रियलाइज होता है कि उसके जख्म अब बढ़ना बंद हो चुके हैं। यहाँ एंडी समझ जाती है कि अब वो मॉर्टल बन चुकी है, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताती क्योंकि उसका मेन फोकस निक और जो को वहां से बचा के लाना होता है।
अब दूसरी तरफ जो और निक को मैरिक के पास में लाया जाता है। यहाँ उनकी इमोरलिटी को टेस्ट करने के लिए वो एक चाकू से उन लोगों को जख्म देता है, लेकिन धीरे धीरे उनके वो जख्म हील हो जाते हैं। देखने के बाद मैरिक बहुत खुश हो जाता है। फिर उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है। इसके बावजूद भी मैरिक उन्हें नहीं छोड़ता। वो उन पर डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा होता है और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ बुकर को जेम्स का एड्रेस मिल जाता है। एंडी और बुकर जेम्स की लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर बुकर ली को एक गन देता है और एंडी को भी एक गन देती है, लेकिन नाइल यहाँ पर कहती है कि वो किसी की जान नहीं लेगी और वहां से वो जाने लगती है। बुकर की दी हुई गन नाइल को देती है और वहां से चले जाने को कहती है। अब दूसरी तरफ बुकर और एंडी जेम्स के घर में जाते हैं, जहां पर एंडी इस पर एम करती है, लेकिन वही उसके पीछे से बुकर ली को गोली मारता है और उसके हाथ बांध देता है। तब हमें पता लगता है कि बुकर ने अपनी टीम के साथ गद्दारी की है। वो जेम्स के साथ में मिल चुका है। बुकर एंडी को कहता है कि अगर मैरिक हमारी इमोर्टलिटी का राज पता कर लेता है तो वो उसे खत्म करने का भी रास्ता निकाल लेगा। फिर उसके बाद हम इस पेन से आजाद होके चैन की नींद सो सकते हैं। नॉर्मल इंसानों की तरह हम भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए उसने जेम्स का साथ दिया था। यहाँ जेम्स हमें बताता है कि उसकी वाइफ कैंसर से मर गई थी। उसकी वाइफ के मरने के बाद में वो इमोर्टलिटी पर रिसर्च कर रहा था, जहाँ पर उसको एंडी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इमेजेस मिले थे। इसकी वजह से उसे एंडी और उसकी टीम के बारे में पता चला कि वो उनके डीएनए के कोर्स चाहता था, ताकि वो हर एक इंसान की बीमारियों को खत्म कर सके। लेकिन जब एंडी दर्द से कर्रा रही होती है, तब बुकर उसके घाव को चेक करता है और तब उसे मालूम होता है कि एंडी अब मॉर्टल है। लेकिन तब तक वहां पर मैरिक और उसके बॉडीगार्ड्स आ चुके थे। वो इन दोनों को जबरदस्ती पकड़ करके मैरिक के पास ले जाते हैं। यहाँ जेम्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिक उसे भी बेहोश करा देता है। अब मैरिक उन दोनों को ले जाके लैब में बंद कर देता है। वहाँ पर उसे सिर्फ जेम्स मिलता है और जेम्स उसे सारी सच्चाई बताता है एंडी के अच्छे कामों के बारे में। अब जानकर नाइल को अपने आप पर बहुत गिल्ट महसूस होता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो भी उस लैब में जाकर एंडी, निक, जो वोकर को वहां से बचाकर वापस लेकर आएगी। जेम्स भी गिल्टी अपने आप को फील कर रहा होता है, इसलिए वो इस काम में उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो प्लान के मुताबिक जेम्स के साथ में चुपचाप लैब के अंदर आती है। वो गार्ड से एड्रेस पूछने का बहाना करती है, लेकिन गार्ड्स उसे शूट कर देते हैं और उसके बाद में नाइल मरने की एक्टिंग करती है और कुछ ही देर के अंदर सारे गार्ड्स को शूट कर देती है। फिर एक लंबे से एक्शन सीन के बाद में काफी देर के बाद वो एंडी और बाकी के तीनों साथियों को एक लैब के अंदर पाती है। नाइल उन सबको छुड़ाती है और फिर वो सारे लोग वहां से निकलना शुरू कर देते हैं। वहां से निकलते ही एरिक के सारे गार्ड उन लोगों पर शूट करना चालू कर देते हैं। अब बाकी के 4 लोग नाइल, निक, जो और बुकर एंडी को कवर करते हुए वहां से निकलना शुरू करते हैं। वी की हीलिंग पावर के आगे एरिक के कोई भी गार्ड टिक नहीं पाता। काफी फाइट सीन के बाद में ये लोग उस लैब से निकल जाते हैं, लेकिन आखिर के अंदर एरिक वहां पर आ जाता है और मैरिक को ये बात पता होती है कि एंडी इन सब की लीडर है, इसलिए वो एंडी को फिर से कैद करना चाह रहा होता है। लेकिन नाइल वहां पर बीच में आ जाती है और सब देखते हुए एंडी एरिक को पकड़ती है और नाइल के साथ में ऊपर से कूद जाती है। वो दोनों जाकर एक कार पर गिरते हैं, जिसकी वजह से मैरिक मारा जाता है और नाइल को बहुत सारी चोटें आई होती है, लेकिन उसकी हीलिंग पावर की वजह से जल्द ही वो रिकवर हो जाती है। वो एंडी की टीम के साथ में वहां से निकल जाती है। सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि जेम्स ने उन सबकी आइडेंटिटी छुपाने का फैसला किया होता है। इसी के साथ बुकर के गद्दारी करने के सजा के तौर पर वो लोग बुकर को भी चुप से 100 साल दूर रहने की सजा देते हैं। इसी के साथ में ये मूवी खत्म होती है। थैंक यू।